हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी जो है प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। और जिस किसी का भी अभी रिसेंटली एफकेट एग्जाम अगर क्लियर हुआ है तो आप सभी लोग एसएसबी का वेट कर रहे होंगे या एसएसबी आ भी गई होगी किसी किसी की, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जरा मैं आपको डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एक एसएसबी में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एयरफोर्स की एसएसबी के लिए। एएफएसबी में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भेजा जाता है जिसको फिल करना बच्चों को कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आई एम हेयर टू टेल यू कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, डिक्लेरेशन फॉर्म। और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एयरफोर्स की जब भी एसएसबी आती है, ठीक है ना, एयरफोर्स के एसएसबी के लिए, यानी कि अगर आपका एफकेट एग्जाम क्लियर हुआ या सीडीएस के थ्रू आप एएफए के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप जो है इसका डिक्लेरेशन फॉर्म आपको आएगा। ये आपका जो है जनरली क्या होता है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले आपको प्रॉपर तरीके से आपके पास एक डॉक्यूमेंट का पीडीएफ फाइल आती है जो कि एएफएसबी बोर्ड की तरफ से आपको सेंड किया जाता है। उसी के अंदर एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मैं सारे फॉर्म को समझा दूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो होता है आपका वो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में बेसिकली क्या क्या होता है, आपको अपने बारे में कुछ जानकारी देनी होती है, ठीक है ना। तो वो जानकारी क्या क्या होती है मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो एक होता है एफकेट रोल नंबर, ठीक है ना। इस रोल नंबर से बच्चे पहली बार वाकिफ होते हैं कि एक्चुअली क्या होता है ना, वो यूज नहीं करते कहीं पे भी। और ना ये एडमिट कार्ड में होता है तुम्हारा, ये आता है तुम्हारे कॉल अप लेटर जब तुम्हारा बनेगा, कॉल अप लेटर में। तो तुम्हारे कॉल अप लेटर में ये प्रॉपर तरीके से होगा। कॉल अप लेटर क्या करते हो तुम लोग, जो सीडेक सीडेक की वेबसाइट है जो एफकेट सीडेक की, वहां पे आप कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। कई बच्चों को यही नहीं क्लियर होता है कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना है एफकेट सीडेक से। तो वहां पे आपका एफकेट रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर एफकेट का रोल नंबर आपको यहाँ से फिल करना है। उसके बाद सबसे पहले चेस्ट नंबर है, ये फेज 1 या फेज 2 आपको देखो, इसको किसी को फिल नहीं करना है कुछ भी, इसको ऐसे छोड़ देना है। चेस्ट नंबर फेज 1 फेज 2 ये वहीं जाके फिल होता है। ये आपको घर पे पूरा फिल करना होता है, क्योंकि आपको इसकी जो है एक पीडीएफ बना के प्रॉपर तरीके से एयरफोर्स बोर्ड में आपको ये सेंड करनी पड़ती है 2 या 3 दिन पहले, मतलब जनरली फ्राइडे सैटरडे तक आपको ये सेंड करनी पड़ती है अगर आपकी एसएसबी मंडे हुआ है तो। क्लियर है। तो उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही होगी। उसके बाद नेम, सर्टिफिकेट में नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है आपका, देखो आप अपियरिंग है या अपियर्ड है या पास्ड है, ये बताना है आपको, ठीक है ना। अपियरिंग मतलब आप 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में है ठीक है ना। अपियर्ड मतलब आपने एग्जाम दे चुके हो बट रिजल्ट नहीं आया अभी। और पास्ड कब करना है आपने, जब आपका रिजल्ट भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। तो पास लिख दिया मैंने क्वालिफाइंग एग्जाम। उसके बाद टोटल परसेंटेज मार्क्स ठीक है। तो अब हाँ, क्वालिफाइंग एग्जाम के बाद पास कर दिया मैंने, अब 10+2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन के ऊपर टिक मार देना, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के आप ऊपर भी टिक मार देना, ठीक। किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है तो वो पीजी के ऊपर डाल सकते हैं, और किसी का आपका ग्रेजुएशन होता है तो ग्रेजुएशन के ऊपर टिक मार दो। उसके बाद टोटल परसेंटेज, परसेंटेज आपके जितने हैं उसको लिख देना है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। करंट बैकलॉग यस या नो, नो के ऊपर आपको एक एक टिक मार देना है इस पे, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको फिल करना है इसे। उसके बाद आगे चलते हैं। आर यू हैबिचुअल वेयर ऑफ ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स और कॉन्टेक्ट लेंस। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये एयरफोर्स में जो पायलट का जो सिलेक्शन होता है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर आप हो तो यस कर दो, अगर नहीं हो तो नो कर दो सीधे सीधे। अगर यस है तो आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई नहीं कर सकते हो, फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे। अब चलते हैं डायरेक्ट फेज। कुछ बच्चे डायरेक्ट फेज 2 वाले भी होते हैं, तो आप नहीं हो, जिसकी एसएसबी मतलब डायरेक्ट स्क्रीनिंग है फर्स्ट डे, तो वो फेज 1 से स्टार्ट होगा। कोई कोई बच्चा क्या होता है, फेज 1 में कहीं उसने दे दिया है, स्क्रीनिंग हो चुका है, बट फेज 2 वो क्लियर, मतलब फेज 2 में उसको कुछ दिक्कत आ गई, बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो वो उसको छोड़नी पड़ती है, तो वो बाद में आता है, तो वो डायरेक्ट फेज 2 वाला होता है, तो वो यस करेगा, अदरवाइज हमने क्या करना, नो करना है। उसके बॉडी टैटू आपका है या नहीं, यस या नो कर दो। आर्म फोर्सेस गवर्नमेंट पीएसयू में एम्प्लॉय हो तो सीधे सीधे हो तो यस, नहीं हो तो नो कर दो, ठीक है ना। अगर हो तो एनओसी लेके आनी पड़ेगी आपको। बाकी आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी, एएफपीआई, ठीक है ना, एसपीआई, इसमें से अगर किसी स्कूल से हो तो फिल करो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दो या फिर इसको डैश कर दो, ऐसे डैश भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हाँ। अब ये आजकल पता नहीं आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, पर हमारे टाइम पे तो ये बहुत आता था, है ना। तो आरटीपीसीआर
की रिपोर्ट, ये हो गया रैपिड एंटीजन कोविड का टेस्ट हो गया, वो लेके जाना है आपको, मैंडेटरी ऑन अराइवल पे ही आपको लेके जाना होता है ये। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो गवर्नमेंट का ऐप है जो आरोग्य सेतु, उसको आरोग्य सेतु ऐप को आपको डाउनलोड करके रखना है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है प्रॉपर, एक दिन पहले या उसी दिन का सुबह का, ठीक है ना। और उसमें अपने आप को वही कि सेफ हो आप, आपको कोविड नहीं हुआ है, इस तरीके की जानकारी थोड़ी सी डाल दोगे आप। नेक्स्ट ऑफ किन में क्या नाम होगा, आपकी मदर या आपके पिताजी का नाम, जिसका भी नाम डालना चाहो आप। जनरली आप फादर का नाम लिख सकते हो, फादर का नाम, रिलेशन लिख दिया फादर, और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया वहाँ पे, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप फ्रेशर सर, अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर हो तो आपको इस कॉलम को नहीं छेड़ना है, बिल्कुल छोड़ देना है इसको, ठीक है ना। ठीक, अदरवाइज अगर आप रिपीटर हो तो आपको ये फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपसे पूछा गया हैव यू अपीयर्ड अर्लियर इन एसएसबी फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, तो आपको यस या नो करना, अगर किया है तो यस कर दो, नहीं है तो नो पे टिक मार दो, ठीक। अगर यस है तो आपको यहाँ पे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अब इस इंफॉर्मेशन में से क्या क्या आपको देना पड़ता है, मेन मेन चीजें क्या क्या है बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात तो ये है आपको बैच नंबर क्या था, आपको बैच नंबर याद है या नहीं है, चेस्ट नंबर क्या था, ये दोनों चीजें, ठीक है ना। अब ये उतना मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी यहाँ पे प्लेस एंड डेट है, बट स्टिल अगर आपको याद है तो आप याद कर लो। कभी भी जब भी आपकी एसएसबी होती है ना, सारी डिटेल्स को जो है आप एक डायरी में नोट कर लो। वो डिटेल्स क्या क्या होंगी, आपका क्या बोलते हैं, बैच नंबर क्या था आपका, उसके बाद आपका चेस्ट नंबर क्या था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरी स्टार्टिंग की एसएसबी थी, तो पहली एसएसबी मेरी टीएस की हुई थी, तो उसका तो मुझे बैच नंबर भी याद नहीं था, चेस्ट नंबर भी याद नहीं था, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना। शुरू की 3 एसएसबी, तो अब सबसे पहले आपको प्रीवियस बैच और चेस्ट नंबर लिखना होता है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद प्लेस एंड डेट, प्लेस कौन सा था, डेट बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है ना। याद नहीं है तो आपका ईमेल वगैरह दे सकते हो आराम से, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्लेस एंड डेट, यहाँ पे प्लेस डालनी है और प्रॉपर तरीके से डेट इस फॉर्मेट में आप लिख देना वहां पे। उसके बाद टाइप ऑफ एंट्री कैसी थी, टाइप ऑफ एंट्री बहुत सारी है, एफकेट, एनसीसी, एनडीए, सीडीएस, कोस्ट गार्ड, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, टेक्निकल एंट्री स्कीम है, 10+2 टीएस, और उसके बाद एससीसी है। एससीसी ये आर्म फोर्सेस में जो अभी सर्व कर रहे हैं एयरफोर्स में, उनके लिए होती है, और मेट्रोलॉजी, ये सारे टाइप ऑफ एंट्री है। तो जैसे मेरी ये टीएस की थी तो मैंने टीएस लिख दिया, और यहाँ पे जो भी कोर्स नंबर चल रहा था उस टाइम पे 34 भी मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो पहले ही, उसके बाद आपसे पूछा था रिजल्ट क्या रहा, स्क्रीन आउट, नॉट रिकमेंडेड और रिकमेंडेड। स्क्रीन आउट यानी कि पहले दिन ही आप बाहर हो गए, नॉट रिकमेंडेड का मतलब है 5 डेज के बाद आप बाहर हुए, और रिकमेंडेड का मतलब है आप रिकमेंड हो चुके हो, ठीक है ना। यानी कि उसके बाद मेडिकल वगैरह जो भी होगा आपका। नंबर ऑफ डेज स्टेड, कितने दिन रहे आप, ठीक है ना, डे स्टेड एट एसएसबी एएफएसबी। तो स्क्रीन आउट होगा तो जनरली एक ही दिन रहे, मतलब आप एक दिन रह के आप निकल गए उसी दिन, फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट फेज देखा आपने। अगर आप अगर नॉट रिकमेंडेड है तो आपने 5 दिन वहां पे गुजारे हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ डेज स्टेड एट एसएसबी में लिखना होगा। तो जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, फोर्थ वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे एनडीए की मेरी एसएसबी थी, ये मैंने लिखा है इसका बैच नंबर RNDA 46340, और चेस्ट नंबर मेरा 34 था, तो नॉर्मली इसके नीचे 31 मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद ये जगह कौन सी थी, प्लेस इलाहाबाद थी, ठीक है ना। इलाहाबाद में जो एसएसबी बोर्ड है वहां हुई थी, और डेट डाल दिया 30 अगस्त 2016। उसके बाद एंट्री मेरी थी NDA 137। उसके बाद मैं इसमें क्या हुआ था, स्क्रीन आउट हुआ था, तो स्क्रीन आउट में नंबर ऑफ डेज स्टेड 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो मेरी एसएसबी थी एनडीए की और टीएस मिला के सभी जो भी है, तो उसमें जनरली क्या हुआ था, ज्यादातर मैं स्क्रीन आउट हुआ था, ठीक है ना, उस टाइम। उसके बाद ये दिखा देता हूँ जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तो वो एफकेट की एंट्री थी, डी एफकेट M379, ये बैच नंबर हो गया, और ये क्या हो गया आपका चेस्ट नंबर। जनरली क्या होता है, डी एफकेट मतलब देहरादून में अगर सेंटर है तो डी एफकेट, और M मतलब मेल, F मतलब फीमेल होता है, फिर यहाँ पे बैच नंबर होता है। अगर वाराणसी में है तो V एफकेट, फिर M429 ऐसे करके, और यहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक। तो ये सब एंट्रीज है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सारी एंट्रीज मैंने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डेज स्टेड एट एसएसबी एएफएसबी वो लिखा हुआ है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद सीडीएस एंट्री है, सीडीएस एंट्री में स्क्रीन आउट हुआ था एक बार, ठीक है ना, स्क्रीन फिर उसके बाद सीडीएस एंट्री है, और ठीक, नॉट रिकमेंडेड, तो 5 डेज स्टेड वहां पे रहे थे। इतना समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, इस तरीके से आपको करनी है। ये 10 एसएसबी का मेरा ब्यौरा है। उसके बाद भी 7 एसएसबी और थी, तो वो
अगर आपको किसी एसएसबी ज्यादा हो जाती है तो क्या कर सकता है, यहाँ नीचे स्पेस होता है, यहाँ पे यहाँ लिख सकता है या इसके पीछे कर सकता है, ठीक है ना, इसके पीछे भी फिल कर सकता है। चलिए आगे चलते, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। हैव यू अपीयर्ड फॉर आईएनएसबी, पीएबी और सीपीएसएस टेस्ट? तो सीपीएसएस टेस्ट आपको सभी को पता है कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए होता है। तो लकली मैंने ये आपका जो सीपीएसएस टेस्ट है वो दे रखा था, ठीक है ना। ये हमारा था एफटीएस वाली एंट्री थी, एफटीएस 496। तो ये जनरली देखो, इस एंट्री के बारे में तो बता दूंगा मैं, कुछ एंट्री अलग से नहीं है ये, हमने भी एग्जाम एफकेट का एग्जाम निकाल के दिया था, तो समझाऊंगा किसी दिन इसके बारे में क्या था ये। तो यस करके उसके बाद चेस्ट नंबर क्या था, सेंटर कौन सा था, डेट कितनी थी, और सीपीएसएस पीएबी रिजल्ट क्या था। तो मैं पास हुआ था तो मैंने पास लिखना है, जो फेल हुआ था फेल। जनरली अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो छेड़ना ही नहीं है, ये कॉलम छेड़ना ही नहीं है। अगर आप स्क्रीन आउट हो तब भी नहीं छेड़ना। अगर आप रिकमेंड हो गए, कभी आपने अगर ये क्या बोलते हैं सीपीएसएस का एग्जाम दिया है, तो अभी आपको ही फिल करना है। उसका लास्ट में क्या आता है, वही डेट, साइन ऑफ कैंडिडेट और मोबाइल नंबर, डेट्स इट। इतना आपको भर करिए डिटेल्स। आपको ये अम, जो एफएसबी सेंटर होता है उसमें एक दिन पहले या 2 दिन पहले इंस्ट्रक्शंस में प्रॉपर लिखा रहता है, तो इंस्ट्रक्शन में आप अच्छे तरीके से देख लेना वहां पे, ठीक है ना, उसको मत भूलना। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जो बाकी फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे जनरल पर्टिकुलर्स वाला फॉर्म हो गया, उसके बाद कैंडिडेट क्वेश्चनर का एक फॉर्म होता है, वो भी ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था डिक्लेरेशन फॉर्म। ये जाते ही पहले दिन फर्स्ट डे आप वहां जमा कर दोगे, तो पहले से भर के रखना है इसको, वहां पे जाके भरने की गलती मत करना, हड़बड़ाहट में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो आई मस्ट सजेस्ट यू कि एक हफ्ते पहले ही फिल करके इसको प्रॉपर तरीके से रख दे। तो अगर आपके पास अभी डिक्लेरेशन फॉर्म आया है, तो आप अगर आपको कुछ हेल्प मिली है उसको वीडियो को देख के, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इफ यू वांट टू नो एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेंस फोर्सेज और रिगार्डिंग एसएसबी, रिगार्डिंग एएफएसबी, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।